हेलो दोस्तों। आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एज का नाम है द रिस्टोरेशन एज। डब्ल्यू जे लोंग ऐसा मानते हैं कि इसका समय 60 से लेकर 7000 तक का यानी 1700 तक का है। तो हमें भी मानना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो इस एज को रिस्टोरेशन क्यों कहा जाता है ये जानने के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। गाइज, इस एज में राजतंत्र, साथ ही चार्ल्स सेकंड दोनों वापस आते हैं। राजतंत्र यानी मोनार्क जिसे हम कहते हैं वही राजाशाही। तो राजाशाही और चार्ल्स सेकंड दोनों इस एज में वापस आते हैं। तो सवाल ये है कि दोनों गए थे कहाँ। दोस्तों, हुआ था यूं कि चार्ल्स फर्स्ट सिविल वॉर में हार गया तो इंग्लैंड पर सत्ता जमाने के लिए चर्च के प्रीस्ट और पॉलिटिशियंस आ गए। अब ये पॉलिटिशियन या फिर कॉमनवेल्थ जिसे हम कहते हैं, उसका लीडर था क्रोमवेल। लोग ये क्रोमवेल को पसंद नहीं करते थे, इसलिए लोग चार्ल्स फर्स्ट का जो बेटा था चार्ल्स सेकंड, 20 साल की एज में इंग्लैंड से उसे भगाकर फ्रांस भेज दिया गया था। उसे ही यानी चार्ल्स सेकंड को ही वापस ले आते हैं, बिकॉज चार्ल्स फर्स्ट तो इस दुनिया में रहा नहीं था। तो उसे इंग्लैंड वापस ले आते हैं लोग। वो साल था 1660। इसीलिए इस एज की शुरुआत भी 1660 मानी जाती है। यहीं से शुरू होती है रिस्टोरेशन एज। दोस्तों, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड रिटर्न आया, राजतंत्र वापस आया, किंगशिप वापस आई, इसीलिए इस एज को रिस्टोरेशन एज कहा जाता है। दूसरी बात कि इस एज के मेजर राइटर है जॉन ड्राइडन, इसीलिए इस एज को एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। जैसे एलिजाबेथन एज में मेन राइटर थे शेक्सपियर, तो इस एज को क्या कहा गया, शेक्सपियरियन एज। वैसे ही दोस्तों, चार्ल्स सेकेंड का वेलकम इतने शोर शराबे और शानदार तरीके से हुआ, इसलिए चार्ल्स सेकेंड ने भी पूरे इंग्लैंड को फुली फ्रीडम दी रखी थी। हमारे हिस्टोरियंस तो यहाँ तक बताते हैं कि इतना लिबर्टी और एन्जॉय इससे पहले किसी की एज में नहीं दिखने को मिला, और इंग्लैंड को फुल्ली सपोर्ट था चार्ल्स सेकेंड की तरफ से। गाइज, अब देख लेते हैं इस एज की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंच इन्फ्लुएंस। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि चार्ल्स सेकेंड फ्रांस से इंग्लैंड अच्छे अच्छे लोगों के साथ आए थे, जहाँ कुछ कुछ तो राइटर भी थे, वो भी साथ आए थे। तो उन्होंने लिटरेचर भी लिखा है इंग्लैंड आकर, तो वो तो अपनी भाषा में यानी फ्रेंच में ही लिखेंगे, उसे तो इतनी जल्दी से इंग्लिश आ नहीं जाएगी। तो इसीलिए फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इस एज में। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इमिटेशन ऑफ द एंशेंट मास्टर। इमिटेशन यानी नकल, एक तरह की कॉपी। इस एज के राइटर्स ये बिलीव करते थे कि पुराने जो लैटिन राइटर्स हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं, तो उनमें से हमें कुछ इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, थोड़ी सी नकल की है इन शॉर्ट। क्योंकि वो लोग क्या थे, लैटिन में जिसने बड़े बड़े वर्क्स लिखे हैं वो लोग एकदम एक्सेलेंस राइटिंग वाले राइटर्स थे। दोस्तों, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है न्यू टेंडेंसीज। टेंडेंसीज का वैसे तो साफ मतलब मनोवृत्ति होता है, लेकिन हम यहाँ मतलब निकालेंगे टाइप्स। दो टाइप्स नहीं आई थी। पहली थी टेंडेंसी ऑफ रियलिज्म। इस एज के राइटर्स शो ऑफ करने में यानी दिखावा करने में नहीं मानते थे, जो वास्तविकता थी, रियलिटी थी, वो ही प्रेजेंट करते थे। इससे पहले केवलियर पोएट जो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, वो सब अपर क्लास से बिलोंग करते थे, और साथ ही वो इतने रीच थे, तो उन्होंने रीच लोगों के बारे में ही लिखा है, बट ये लोग रियलिटी में मानते थे। दूसरी टाइप है टेंडेंसी ऑफ प्रिसाइजनेस। प्रिसाइज का मतलब ये होता है शॉर्ट में जो हम रिपोर्ट लिखते हैं उसे ही प्रिसाइज कहते हैं। तो ये लोग बड़े बड़े एपिक्स, बड़े बड़े स्टोरीज ऐसा नहीं लिखते थे, जो कुछ कहना है वो शॉर्ट में कहते थे, लिखते थे। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मलिज्म, यानी एक नया फॉर्मेट आया था इस दौरान। इससे पहले क्या था कि लैटिन में पुराने वर्क्स जो अच्छे अच्छे लिखे गए थे, उनमें जो भारी भरकम फिलोसॉफिकल क्वोटेशन थे, क्वोटेशन यानी एक तरह के अच्छे सुविचार वाली लाइंस थी, तो वो सब लोग अपने वर्क्स यानी एसेज, स्टोरी, नॉवेल, ये सब में ऐड करते थे, जिससे लोग समझ नहीं पाते थे कुछ बार तो कि आखिर राइटर क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम के जो यानी रिस्टोरेशन एज के जो कोई राइटर थे, पोएट्स थे, उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में अपने विचार को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया है, और वो फालतू वर्ड्स भी ऐसे यूज़ नहीं करते थे, ना ही ऐसे क्वोटेशन को ऐड करते थे। जो लिखते थे वो अपनी इमेजिनेशन के बेस पर ही लिखते थे। अभी हीरोइक कपलेट, इस दौरान पोइट्री में एक नया स्टाइल या फिर जिसे हम कहते हैं कि नया ट्रेंड आया था,
जिसे हीरोइक कपलेट का नाम दिया गया। अब इसमें क्या होता है, 2 लाइन की स्टांजा होती है और दोनों लाइन के लास्ट वर्ड्स राइम वाले होते हैं। जैसे पहली लाइन का लास्ट वर्ड है ओबे, तो दूसरी लाइन का डिसमे या फिर कोई और वर्ड जिसमें लास्ट में ईवाई आए, ऐसा स्पेलिंग, ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है जिससे राइम मेंटेन होती है। इस एज के मेन ड्रामेटिस्ट है जॉन ड्राइडन। तो इसके अलावा भी जॉन वैनब्रू, विलियम कॉनग्रीव, विलियम वाइकलरली, ये सभी ने लिखे थे, लेकिन मेनली अच्छे ड्रामास किसने लिखे, जॉन ड्राइडन ने। और उनका भी एक फेमस वर्क है ड्रामा में, वो है ऑल फॉर लव। साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अब तक जो कॉमेडी लिखी जाती थी वो किस में लिखी जाती थी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में। बट जॉन ड्राइडन ने एक नया ट्रेडिशन शुरू किया, कॉमेडी ऑफ मैनर्स से, और उनमें उसने वर्क्स भी लिखे हैं। वो अगली वीडियो में देखेंगे कि कौन से ऐसे वर्क्स लिखे हैं कॉमेडी ऑफ मैनर में। साथ ही दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पीरियडियन एज में ड्रामाज लिखना बंद हो गया था, थिएटर भी बंद हो गए थे। तो रिस्टोरेशन एज में चार्ल्स सेकंड ने सभी थिएटर्स खुलवाए थे। दोस्तों अगर बात करें पोइट्री की, तो इस दौरान इमोशनल और सेंटिमेंटल पोइट्री की जगह सैटारिकल और इंटेलिजेंट पोइट्री लिखी जाती थी, और वो मैंने आपको बताया वैसे हीरोइक कपलेट में लिखी जाती थी, उसी का ट्रेंड था। ड्राइडन ने एब्सैलोम एंड एकिटोफेल और दूसरा वर्क है मैक फ्लेक्नो, ये दोनों पोइट्री अपनी खुद की ज़िंदगी के ऊपर ही लिखी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी जॉन ड्राइडर के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों अगर बात करें प्रोज की, तो जॉन बनियन ने मेनली प्रोज लिखे हैं, कई सारे प्रोज लिखे हैं। इस एज में प्रोज का डेवलपमेंट भी अच्छा खासा हुआ है। तो जॉन बनियन ने इतने प्रोज लिखे, ग्रेस अबाउंडिंग, दूसरा है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तीसरा है द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, ये सभी जॉन बनियन के वर्क्स हैं। जॉन बनियन को इंग्लिश नॉवेल का पायनियर भी कहा जाता है, यानी जिसने शुरुआत की है वो निर्माता। गाइज ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।